हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 1 चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग को स्टार्ट करने वाले हैं। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि इंडिया ने इंडिपेंडेंस के बाद किन किन चैलेंजेस का सामना किया और उन्हें कैसे रिजोल्व किया। अगर उस टाइम लीडर्स सही डिसीजन नहीं लेते तो आज शायद हमारा इंडिया एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो आज हम जानेंगे कि इंडिया को आज जैसा पावरफुल नेशन बनाने के लिए सबसे बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ा था। तुम्हें एक बात पता है, इंडिया टूट भी सकता था 1947 के बाद। कैसे? तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले हैं चैलेंजेस फॉर द नेशन। आप सबको पता है कि जो इंडिया है वो इंडिपेंडेंट हुआ था 15 अगस्त 1947 को। 14-15 अगस्त की रात को जो है वो ब्रिटिशर्स ने ऐलान कर दिया था कि पाकिस्तान अलग और भारत अलग। और भारत के पहले प्रधानमंत्री बने कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। इनका बर्थ डेट कब आता है? इनका बर्थ डेट आता है 14 नवंबर और उस दिन क्या मनाया जाता है? चिल्ड्रन डे। और जवाहरलाल नेहरू जी को क्या बोला जाता था? चाचा नेहरू। इन्होंने जो है 1947 से लेकर 19 कब तक 61 तक जो है वो राज किया था। अप्रोक्सीमेट बताया जाता है कि 16 सालों तक। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने जो है हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मतलब है कि वो असेंबली, वो लोग जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, तो उनके लिए उन्होंने एक स्पीच जो है वो दी थी। वो थी ट्राइस्ट विद डेस्टिनी। ट्राइस्ट विद डेस्टिनी का जो मतलब है वो है टू मेक ए सीक्रेट डील। यानी कि हमने क्या की है? एक सीक्रेट जो डील है वो की है विद समथिंग, विद समथिंग दैट इज डेस्टाइन्ड फॉर अस, दैट इज डेस्टाइन्ड फॉर अस। यानी कि हमने एक सीक्रेट मीटिंग की है जिससे कि हमारी जो डेस्टिनी है वो पलट जाए, हमारी जो डेस्टिनी है, हमारी जो किस्मत है वो हमारा साथ दे। ठीक है, तो यहां पर भी यही चीज लिखी हुई है कि 14-15 अगस्त की रात को जो है इंडिया को इंडिपेंडेंट बोल दिया गया। जवाहरलाल नेहरू जी पहले प्रधानमंत्री बने और उन्होंने स्पेशल सेशन लिया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए और उन्होंने एक फेमस लाइन बोली थी, टायरेस्ट विद डेस्टिनी। इंडिया जो है उस टाइम पे बहुत बड़े जो है डिफिकल्टी से गुजर रहा था। क्यों? क्योंकि पार्टीशन हो गया था। हजारों लाखों लोग जो है वो होमलेस हो गए थे, यानी कि उन्हें, उनके पास घर नहीं था। उन्हें ये नहीं समझ आ रहा था कि वो पाकिस्तान के अंदर रहें या भारत के अंदर। बहुत सारे लोग जो है पाकिस्तान चले गए और बहुत सारे लोग इंडिया के अंदर आए। उस दौरान इतना सब कुछ चल रहा था कि कुछ भी समझ नहीं आ रहा था किसी को भी। इतने बड़े चैलेंजेस हमें सामना करना पड़ रहा था। तो चैलेंजेस कौन कौन से थे? 3 मेन चैलेंजेस जो हैं वो आपके चैप्टर के अंदर बताए गए हैं। पहला और इमीडिएट जो चैलेंज था उस दौरान वो था कि अपने देश को कैसे इकट्ठा रखें, कि जो नेशन है उसको कैसे यूनाइट करें। हमारी जो डाइवर्सिटी है, यानी कि यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर तरह के जो लोग रह रहे थे वो क्या हो गए हैं? वो अब अलग अलग हो गए हैं। यहाँ पर गरीबी बढ़ गई, लोगों भूखमरी बढ़ गई, लोगों को काम नहीं मिल पा रहा है। तो सबसे बड़ा चैलेंज और इमीडिएट चैलेंज था ये उस टाइम का, कि भैया हम अपने देश को कैसे जोड़ के रखें, कैसे हम अपने देश की गरीबी दूर करें, कैसे जो है लोगों को एम्प्लॉयमेंट दें। उसके बाद दूसरा बड़ा चैलेंज जो था वो ये था कि हम अपनी डेमोक्रेसी को किस तरीके से एस्टेब्लिश करें, डेमोक्रेसी को किस तरीके से एस्टेब्लिश कर सकते हैं। और जो थर्ड चैलेंज था वो क्या था? कि अपनी सोसाइटी को हम कैसे डेवलप करें। क्या करना है? अपनी सोसाइटी को कैसे डेवलप करना है। और जो वो सेक्शंस होंगे
वो सेम सेक्शन नहीं हो सकते, यानी कि सिर्फ एक ही जो रिलीजन के लोग यहाँ नहीं होंगे, हर एक रिलीजन के लोग यहाँ होंगे। और हमें जो है अपने देश को, अपने समाज को सभ्य बनाना है। ये नहीं है कि एक दूसरे के साथ लड़ते झगड़ते रहे, फाइट होती रही। तो मोस्टली इस चैप्टर के अंदर हम क्या देखेंगे, नेशन बिल्डिंग का जो है चैलेंजेस देखेंगे, और किस तरीके से जो सेंटर जो स्टेज पर इंडिपेंडेंस के बाद जो जो चैलेंजेस आए, उसके बाद हम क्या क्या फेस किया, कैसे उनको रिजोल्व किया, वो सारी चीजें देखेंगे। पार्टीशन क्या था? 14-15 अगस्त की रात को जो है 2 नेशन स्टेट बना दिएंगे, इंडिया और पाकिस्तान। तो यहां पर क्या है, 2 नेशन थ्योरी आई कि इंडिया अलग पाकिस्तान अलग। इस 2 नेशन थ्योरी को लाने वाला कौन था? इस 2 नेशन थ्योरी को लाने वाले थे मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग कब स्टेब्लिश हुई थी? 1906 के अंदर। मुस्लिम लीग के जो पर्सन थे वहां पर, जिन्ना जी, उन्होंने क्या किया था कि भाई इंडिया अलग हो और पाकिस्तान अलग हो। और जिन्ना ने ही पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट लाया था। ठीक है। इंडिया जो है वो अपने लोगों को बांटना नहीं चाह रहा था कि हमें हिंदू और मुस्लिम में बांट दे, लेकिन फिर भी बटे। और वो कैसे बटे? जब उन्होंने पाकिस्तान की डिमांड की कि एक अलग मुस्लिम कंट्री होनी चाहिए जिसका नाम होगा पाकिस्तान। और कांग्रेस क्या कर रही थी? इस थ्योरी को अपोज कर रही थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए, हिंदू और मुस्लिम एक साथ रहेंगे एक देश के अंदर, आपकी पाकिस्तान की जो डिमांड है वो गलत है। लेकिन मानने को तैयार ही नहीं मोहम्मद अली जिन्ना जी। उन्होंने क्या किया? 2 नेशन थ्योरी यानी कि पाकिस्तान अलग करो का नारा दिया। अब बहुत सारी पॉलिटिकल डेवलपमेंट आई 1940s के अंदर। सोशल कंपटीशन चल पड़ा, मतलब जो पॉलिटिकल कंपटीशन है वो चल पड़ा कांग्रेस, आईएनसी और मुस्लिम लीग के बीच में। आईएनसी की फॉर्मेशन कब हुई थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस की 1885 के अंदर। और किसने की थी? एओ ह्यूम ने। ठीक है, किसने की थी? एओ ह्यूम ने। तो जो इसके अंदर क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स को एंटर करना पड़ा, और उन्होंने क्या कर दिया, एक डिसीजन लिया कि पाकिस्तान बनाया जाएगा। और 14 अगस्त को पाकिस्तान बना दिया गया। अब पार्टीशन की जो है वो प्रोसेस क्या रही? आइडिया बिल्कुल सिंपल था, लेकिन आइडिया तो सिंपल था कि भाई मुस्लिम कंट्री है, पाकिस्तान बन जाएगा। उसको प्रेजेंट करने में भी तो मुश्किलें आती हैं। ठीक है। कोई क्यों? क्योंकि कोई भी पूरे देश के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर कोई ऐसा एक रीजन नहीं था कि किसी एक ही रीजन के अंदर जो है मुस्लिम्स रहते हैं या हिंदू रहते हैं। सभी जो है वो सभी जगह रह रहे थे। ठीक है। तो क्या था कि मुस्लिम मेजोरिटी वाले एरिया जो है वो किसी एक सिंगल जगह नहीं थे ब्रिटिश इंडिया के अंदर। 2 एरियाज पे कंसंट्रेशन रखी गई, एक तो थी वेस्ट और एक थी ईस्ट। ईस्ट में क्या है? बांग्लादेश, और वेस्ट में पाकिस्तान। कि भाई इन 2 जो पार्ट है उनको जोड़ा जाए, लेकिन ऐसा पॉसिबल ही नहीं था। तो वो तो इंडिया के बीच से जा रहा था ना, पाकिस्तान किधर है और बांग्लादेश किधर है। फिर बांग्लादेश को हमने 1971 में हमने ये तो आजाद करवाया था। बांग्लादेश को इंडिया ने ही तो आजाद करवाया था। तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं था। और दूसरी चीज क्या थी कि हर एक मुस्लिम जो वो पाकिस्तान नहीं जाना चाहता था। जैसे कि खान अब्दुल गफ्फार खान जी थे, वो जो हैं वो अनडिस्प्यूटेड जो है लीडर थे नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस के, जिनको हम फ्रंटियर गांधी भी बोलते हैं। उन्होंने क्या बोला कि मैं भले ही मुस्लिम हूं, लेकिन मैं पाकिस्तान के अगेंस्ट हूं, 2 नेशन थ्योरी नहीं होनी चाहिए। और उन्होंने मना कर दिया कि जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस है वो पाकिस्तान में मर्ज नहीं होगा। अब ये नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस कौन सा इलाका है? ये है पंजाब वाला इलाका, कि मैं पंजाब को बिल्कुल भी पाकिस्तान के अंदर शामिल नहीं होने दूंगा। और तीसरी बड़ी जो प्रॉब्लम थी वो क्या थी कि जो मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस थे ब्रिटिश इंडिया में वो थे पंजाब और बंगाल। लेकिन यहां पर नॉन मुस्लिम लोग भी बहुत ज्यादा रह रहे थे, और हर एक मुस्लिम जाना नहीं चाह रहा पाकिस्तान के अंदर। तो ये भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। और
चौथी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि माइनॉरिटीज हैं, जो SC ST के जो लोग हैं वो दोनों साइड थे, पाकिस्तान के साइड भी थे और भारत के साइड भी थे। अब वो तो बेचारे फंस गए, जहां वो एस्टेब्लिश है, मतलब जहां उनका रहना सहना है, अगर वो वहां से उठ के जाएंगे तो दूसरी जगह उन्हें पता नहीं रहने के लिए जगह मिलेगी नहीं, खाने पीने के लिए जगह मिलेगी कि नहीं। तो उनके लिए ये सबसे बड़ी दिक्कत आ रही थी। तो अब कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए? तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए कि 1947 के अंदर एक बहुत बड़ी जो पॉपुलेशन है वो ट्रांसफर हुई एक जगह से दूसरी जगह पर, और ये आज तक पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ा माइग्रेशन माना जाता है इंडिया पाकिस्तान का जो डिविडेंड था, कि भाई भारत और पाकिस्तान अलग हुए और उस दौरान लाखों करोड़ों लोग एक जगह से माइग्रेट होकर दूसरी जगह गए थे। ठीक है, धर्म के नाम पर लोगों को मारा गया था, माइनॉरिटीज के साथ क्या किया गया, दोनों ही तरफ उनके तो घर उजड़ गए। अब रिफ्यूजी कैंप लगाए गए कि भाई टेम्परेरी शेल्टर है ये, आप यहां पर आकर रह लो, जो मुस्लिम थे जो पाकिस्तान आना चाहते थे, और जो पाकिस्तान के लोग थे जो इंडिया में जाना चाहते थे। वुमेन्स के साथ बहुत गलत बिहेव किया गया, उनको अबडक्ट किया गया, उनके साथ रेप किया गया, उनके ऊपर अटैक किए गए, उनको मार दिया गया, उनको जबरदस्ती दूसरे धर्मों में बदला गया। और उस दौरान माना जाता है कि 80 लाख लोग जो हैं वो माइग्रेट हुए थे, और 5 से 10 लाख लोग तो उस दौरान मारे गए थे, यानी कि वही 1 करोड़ के आसपास लोग माइग्रेट हुए और मारे गए। ठीक। नेक्स्ट है कि प्रिंसली स्टेट को इंटीग्रेट कैसे किया गया। अब ये प्रिंसली स्टेट क्या है? हमारा जो इंडिया है वो बेटा वो 2 पार्ट्स में डिवाइड था। एक था ब्रिटिशर्स की कॉलोनी, यानी कि जहां पर ब्रिटिशर्स थे, और दूसरे थे राजा महाराजा वाले, जिनको प्रिंसली स्टेट बोला जा रहा है। ठीक है, अब राजा महाराजाओं, क्योंकि ब्रिटिशर्स तो जा चुके थे और राजा महाराजाओं से के साथ जोड़कर पूरे नेशन को एक किया गया। ब्रिटिश इंडिया वॉज डिवाइडेड इंटू ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस एंड द प्रिंसली स्टेट, 2 पार्ट में डिवाइड था। अब ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस तो डायरेक्टली कंट्रोल में आ गए ब्रिटिश गवर्नमेंट के, तो जो प्रिंसली स्टेट थे उनके लिए क्या किया गया, उनका 1/3 हिस्सा जो है वो ब्रिटिश इंडियन एम्पायर के अंदर आ गया, और चौथे हिस्से के अंदर जो है वो जो राजा रानी थे वो रहने लग गए। अब प्रॉब्लम क्या आ रही थी, इंडिपेंडेंस से जस्ट पहले ब्रिटिशर्स ने एक चीज जो है वो अनाउंस की थी, और वो थी पैरामाउंट सी। पैरामाउंट सी का मतलब होता है कि भाई ब्रिटिशर्स जो है वो सुपीरियर हैं, यानी कि हर चीज में ब्रिटिशर्स आगे हैं। ठीक है, तो ये चीज जो है उन्होंने अनाउंस की थी। सबसे पहले चीज क्या थी कि जो रूलर थे त्रावणकोर के, उन्होंने अनाउंस किया कि हमारा मेरा देश आजाद है, और मतलब मेरा जो स्टेट है वो आजाद है, अब वो इंडिया के साथ मिल जाएगा, यानी कि त्रावणकोर का एरिया आगे इंडिया के साथ मिल गया। उसके बाद निजाम ऑफ हैदराबाद ने अगले दिन बोल अनाउंसमेंट कर दी कि भाई मैं भारत के साथ मिल रहा हूं। उसके बाद नवाब ऑफ भोपाल ने, ऐसे ही धीरे धीरे करके जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वो जुड़ना शुरू हो गई। और सबसे बड़ा अहम योगदान है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का। सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनको क्या बोला जाता है? सरदार का जो टाइटल है इन्हें मिला था बारदोली सत्याग्रह के दौरान। बारदोली सत्याग्रह, वहां की महिलाओं ने इनको दिया था बारदोली सत्याग्रह के दौरान। सत्याग्रह, ठीक है। अब गवर्नमेंट की अप्रोच क्या है? एक इंटरिम गवर्नमेंट बना दी गई, उसको बोला गया कि जी भाई जितना पॉसिबल डिवीजन हो सकता है इंडिया का उतना करो। ठीक है, इंटरिम गवर्नमेंट का मतलब है कि काम चलाने के लिए बस उस दौरान, कि भाई हाँ हमने एक गवर्नमेंट बना दी अब ये काम चला देगी हमारा। तो भाई कैसे पॉसिबल डिवीजन हो सकता है इंडिया का, उसके लिए गवर्नमेंट ने अप्रोच की कुछ 3 कंसिडरेशन।
बहुत सारे जो प्रिंसली स्टेट थे वो पहले ही बनना चाहते थे कि हम इंडियन यूनियन का पार्ट बनेंगे, ठीक है। और कुछ जो गवर्नमेंट ने प्रिपेयर कर दिया कुछ फ्लेक्सिबल चीजें की ऑटोनॉमी दे दी कुछ रीजन को, और इंटीग्रेशन किया गया, कंसोलिडेशन किया गया टेरिटोरियल बाउंड्रीज का, कि भाई कुछ तो अनेक्स कर ली, कुछ लोग अपने आप जो राजा महाराजा थे वो आके इंडियन यूनियन के साथ मिल गए। 15 अगस्त 1947 से पहले रूलर्स ने क्या किया था, एक डॉक्यूमेंट साइन किया था जिसको बोला जाता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन, जिसका मतलब है कि जो स्टेट है वो एग्री हैं पार्ट बनने के लिए इंडिया का, वो पाकिस्तान के साथ नहीं मिलना चाहते, वो इंडिया के साथ मिलना चाहते हैं। और असेशन, असेशन का मतलब है कि किन को जबरदस्ती मिलाया गया, तो जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर और मणिपुर ने प्रूव कर दिया, सॉरी असेशन का मतलब होता है कि वो आके मिल गए थे, जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर और मणिपुर को जबरदस्ती अनेक्स किया गया था, क्योंकि हैदराबाद के लोग भी नहीं मिलना चाह रहे थे, वहां पर जो है एक ऑपरेशन चलाया था तब वो आके मिले थे। कश्मीर में भी ऐसा ही था। हैदराबाद जो था वो लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट था इंडियन टेरिटरी के अंदर, उसके कुछ पार्ट जो थे वो महाराष्ट्र के अंदर थे, कुछ कर्नाटका के अंदर और कुछ आंध्र प्रदेश के अंदर। करंट का बता रही हूं मैं स्टेट आपके जितने भी हैं। और उसका रूरल था निजाम, जो कि पूरी दुनिया का रिचेस्ट पर्सन था। वो एंटर हुए एक स्टैंड स्टील एग्रीमेंट के अंदर इंडिया में नवंबर 1947 में, और उन्होंने एक नेगोशिएशन फाइल की कि इंडियन गवर्नमेंट के साथ मैं आके मिल जाऊंगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, इंटरफेयर किया रजकर्स के साथ सितंबर 1948 में, और जबरदस्ती निजाम को फोर्स करके इंडियन आर्मी ने वहां से निकाल दिया। उसने आके क्या बोला था इंडियन गवर्नमेंट को कि भाई मैं तुम्हारे साथ नेगोशिएशन नहीं करने वाला, सॉरी मैं पहले करने वाला बोल गई शायद, नहीं करने वाला। तो फिर क्या किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, रजाकर्स के अगेंस्ट जाकर सितंबर 1948 में इंडियन आर्मी ने फोर्सफुली निजाम को जो है वो कैप्चर कर लिया और हैदराबाद को इंडियन यूनियन के अंदर मिला लिया। मणिपुर में क्या हुआ, मणिपुर में पब्लिक ने जो है वो प्रेशर बनाना शुरू कर दिया। वहां के महाराजा थे बोधा चंद्रा सिंह उसके ऊपर, और वहां पर इलेक्शन हुए मणिपुर के अंदर जून 1948 में, और वहां पर जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब है वहां पर लोगों ने वोट किया और उन्होंने ये माना कि हम जो है इंडियन यूनियन का पार्ट बनेंगे। और मणिपुर जो है वो पहला पार्ट बना था इंडिया का जिसने इलेक्शन करवाया था, यूनिवर्स एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि 18 साल तक के बच्चों ने भी वोट किया था। 18 साल का तो अभी हुआ है, पहले जो था वो 21 साल तक के था, 21 साल तक के बच्चे वोट कर सकते थे, 21 साल के बच्चे वोट कर सकते थे, अब 18 के भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी उन्होंने सक्सीडली क्या किया, प्रेशराइज किया फिर महाराजा को मणिपुर के, और उनसे एक साइन करवा लिया मर्जर एग्रीमेंट सितंबर 1949 में। और गवर्नमेंट ने क्या बोला कि अब यहाँ पर जो लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्ट करी जाएगी मणिपुर के अंदर, और उसकी कंसल्टिंग के बगैर आप यहाँ कोई भी काम नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद है हमारा रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, कि स्टेट्स को कैसे रीऑर्गेनाइज किया गया। अब नेशन बिल्डिंग का प्रोसेस तो चल ही पड़ा था कि भाई हैदराबाद को जबरदस्ती अनेक्स कर लिया गया, भाई निजाम को वहां पर कैप्चर कर लिया, मणिपुर में इलेक्शंस हुए, कश्मीर के राजा ने भी बोल दिया, और बाकी जो ब्रिटिश इंडियन थे वो तो थे ही, उसके बाद कुछ प्रिंसली स्टेट खुद ही आकर मिल गए। तो ये तो चल ही रहा था। अब चैलेंजेस थे कि इंडिया की जो बाउंड्री है उसको कैसे ड्रॉ किया जाए। तो वहां पर क्या किया गया कि जो स्टेट बाउंड्रीज थी उनको ही एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वेंस, यानी कि उनको ही टेरिटरी माना गया, कि भाई मान लो ये इंडिया का पार्ट है, कि यहां पर मान लो इतने हिस्से में ब्रिटिशर्स थे और इतना हिस्सा जो था वो किसका था, वो था राजा महाराजा का, तो ये वाला जो पूरा एरिया होगा ये क्या होगा, एक स्टेट होगा, इस तरीके से मान लिया गया। नेशनल मूवमेंट्स चलाए गए, कुछ लिंग्विस्टिक बेस पर भी हुआ। 1953 के अंदर लैंग्वेज के बेस पर जो है आपका पहला स्टेट बनाया गया, वो था आंध्र प्रदेश। वहां के एक रिवोल्यूशनरी थे पोटी श्री रामुलु,
इन्होंने वहां पर रिवॉल्यूशन किया और इन्होंने बोला कि आंध्र प्रदेश को लैंग्वेज बेस पर जो है वो बनाया जाए इंडिपेंडेंस के बाद। ऐसे बहुत जगह चल रही थी, लेकिन पहला जो स्टेट बनाया गया वो आंध्र प्रदेश को बनाया गया, ठीक है, दिसंबर 1952 में। ऐसे ही दूसरे जो थे स्टेट, उन्होंने भी क्या करना शुरू कर दिया, रिवोल्ट करना शुरू कर दिया कि भैया मैं तो जो है वो लिंग्विस्टिक बेस पे बनाऊं। तो एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया गया 1953 में, जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, रीड्रॉ करी थी बाउंड्रीज स्टेट की, और उसको हर एक कमीशन ने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। और इस रिपोर्ट के आधार पर ऐसा बताया जाता है कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 में पास हुआ और 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी बने थे उस दौरान, और उनकी स्टेट बाउंड्रीज जो हैं वो भी क्या कर ली गई थी, बना दी गई थी, और सभी ने उसको एक्सेप्ट भी किया था। तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है कि हमारा देश कैसे बना, किस तरीके से बना, किस किसने योगदान दिया है, कैसे चैलेंजेस आए, कितने लोग मारे गए, कैसे पार्टीशन हुआ, वो सारी चीजें। तो इस चैप्टर को अच्छे से देखिएगा और अपने नोट्स बना लेना प्रॉपर। मैंने नोट्स की फॉर्म में ही दिया है ये सारा, धीरे धीरे मैं आपको पढ़ा रही हूँ ताकि आप इजिली जो है अपना लिख सको। और जो मैंने ये बुलेट पॉइंट्स बताए हैं ना, ये भी साथ साथ लिख लेने, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स क्वेश्चन में आते हैं ये। हमारी ऐसी वीडियोस को देखते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।